तो आदरणीय सदस्यों, आज के व्याख्यान का टॉपिक है प्रौद्योगिकी युग में भारत की सामाजिक संस्कृति और हिंदी। हमारे वक्ता हैं श्री एन त्रिवेदी जी, जो कि मुख्य प्रबंधक राजभाषा विभाग यूको बैंक से में कार्यरत हैं। अब मैं रावत जी से अनुरोध करूंगा कि श्री एन त्रिवेदी जी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण दे करके इस व्याख्यान को शुरू कराएं। धन्यवाद सर। श्री त्रिवेदी जी, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है और पूरे कलकत्ता क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में हिंदी के बहुत उद्भट विद्वानों में एक संवेदनशील भाषा शैली और अध्येता किस्म के वक्ता हैं। राजभाषा के विभाग में यूको बैंक में पिछले काफ़ी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश के कई हिस्सों में उनकी पोस्टिंग रही है, कलकत्ता, गुवाहाटी और भी कई हिस्सों में। इसके साथ सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो हमारे स्तंभ हैं, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे खगोल विज्ञान, उन सब के साथ आपका बहुत गहरा जुड़ाव है। तो हमारी जब ज़रूरत पड़ी थी हमें अपने भारतीय ज्ञान प्रणाली के कैलेंडर की अनुवाद की, तो उसमें हमें आदरणीय त्रिवेदी जी का और 3-4 साथियों का पूरे देश भर से बहुत सहयोग मिला था। और वो एक इतना बड़ा आनंददायी वो काम था कि हम लोग घंटों घंटों एक एक शब्द को चुनने के ऊपर हमारी बहस हुआ करती थी, विचार विमर्श होता था। फिर हम प्रोफेसर जोयसेन के साथ उस पर चर्चा करते थे और संदर्भ खोज के लाते थे कि ये शब्द जहाँ से आया है वो पुराण में या वेद में, किस वेद में कहाँ किस स्थान पर है और उसके आगे पीछे के कौन से श्लोक हैं, तब वहाँ से वो अर्थ निकल के आता था। और अगर आप लोग उसका सही रूप देखना चाहें तो मेरा सभी से निवेदन है कि जहाँ पहले हमारे चतुर्वेदी सर का डिपार्टमेंट हुआ करता था, उस डिपार्टमेंट में जाएं और IKS की जो गैलरी है उसके ज़रूर दर्शन प्रदर्शन करें। तब समझ में आएगा कि वो हमारी मेहनत कितनी, जिसकी कि सराहना लगभग हर आने वाले राज्यपाल ने, हर आने वाले अतिथि ने की है। तो उसका हमें बड़ा संतोष है। और आज सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष महोदय से कि हम सबकी ओर से त्रिवेदी जी का स्वागत सम्मान करें। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हिंदी साहित्य जगत के गीत परंपरा के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर, जो कि पूरे देश में गीत के लिए जाने जाते हैं, अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं, आदरणीय योगेंद्र शुक्ल सुमन जी भी उपलब्ध हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और हम सब की ओर से हमारा मान सम्मान स्वीकार करें। अगर समय रहेगा तो हम आपके 2 गीत जरूर सुनेंगे। अब मैं समय न लेते हुए आदरणीय त्रिवेदी सर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। इस महती संस्थान के, इस महती समिति के महती अध्यक्ष मित्र सर, हमारे इस विभाग अध्यक्ष जी और हमारे सामने दिख रहे कई प्रोफेसर जो विभिन्न विभागों से हैं, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्यगण, हमारे बीच उपस्थित कवि सुमन और साथियों, पहले तो ये कह दूं कि ये संस्थान कोई भी काम बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से करता है और उसी की परंपरा में डॉक्टर रावत ने हमारे परिचय में भी बहुत सारी बातें, बड़ी प्रशस्ति भी बड़ी सूक्ष्मता से, विशिष्टता से रखी है। उसके विषय में मैं उनका आभारी हूँ और संस्थान का भी आभारी हूँ कि संस्थान ने हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अगर हम आप लोगों के सामने कुछ कहें
तो ये मेरी अनधिकार चेष्टा होगी, क्योंकि आप सब प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी का एक क्षेत्र तो है वो जहाँ हम काम कर रहे हैं, और मशीनों के माध्यम से, सूचना संग्रहण के माध्यम से नित नए नवाचार करते हुए लोगों की समस्याओं का, जीवन स्तर का उन्नयन कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा संबंध भी हमारे जनजीवन से जुड़ता है, और उसी ओर मेरा ध्यान रहेगा आज की बैठक में। यह जो विषय है प्रौद्योगिकी, इसके लिए असमिया और हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द बंगला में चलता है, मेरा ख्याल है प्रयुक्ति विद्या। तो संदर्भ को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए वो प्रयुक्ति विद्या शब्द मुझे बहुत अपील करता है। यानी ज्ञान को जब हम प्रयोग में बदलते हैं, अपने नॉलेज को जब हम कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वह विद्या प्रयुक्ति विद्या का क्षेत्र है। और इसका एक विशेष जो काम हुआ है कि उसने उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ाया है। तो उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया है, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रवेश हुआ है जहां मनुष्य की सामान्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी पहुंच नहीं है। तो दो कार्य बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हुए हैं। एक तो उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और दूसरा जहाँ जहाँ हम हमारी ज्ञानेंद्रियां नहीं पहुंच पाई हैं वहाँ वहाँ तक हमने प्रवेश किया है, सागर के अतल गहराइयों में पहुँचे हैं, शरीर के विभिन्न क्रियाओं को समझने की कोशिश की है, और इस प्रकार जीवन का उन्नयन हुआ है। लेकिन जिस दृष्टि से हम जीवन का उन्नयन करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या विधाता ने जीवन को उस उद्देश्य से बनाया था? ये प्रकृति जिसने मनुष्य को इस रूप में स्थापित किया था, क्या यह प्रौद्योगिकी मनुष्य को उस अवस्था में रहने दे रही है या उससे विचलित कर रही है? कविता की रचना 1770 में हुई थी, द वेस्टलैंड। आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। आई एम सॉरी, द डेजर्टेड विलेज। द डेजर्टेड विलेज ओलिवर गोल्डस्मिथ की कविता, जो 1770 में लिखी गई थी। उसमें वो कहते हैं, उसकी एक पंक्ति है तो कविता 430 पंक्तियों की, उसमें एक छोटी सी पंक्ति आती है, इल फेयर्स द लैंड इन हास्टिंग इट्स अ प्रे व्हेन वेल्थ एक्युमुलेट्स एंड मैन डिके। तो हमारा मतलब इतना सी है, व्हेन वेल्थ एक्युमुलेट्स मैन डिके। इस प्रौद्योगिकी ने वेल्थ एक्युमुलेशन में बहुत बड़ा सहयोग किया है। इस बात से हम इनकार नहीं करते कि वेल्थ एक्युमुलेशन इस प्रौद्योगिकी का एक ऋण पक्ष है। और जब वेल्थ के एक्युमुलेट होने के साथ साथ, जहाँ वो कह रहे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, और इस कविता की शुरुआत में उन्होंने अपने गांव, दी ओवन जो उनका गांव था, स्वीट ओवन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा। आप सोचिए, समय कालखंड में जाइए, 1770, और ओलिवर गोल्डस्मिथ कभी ही नहीं थे, वो पेशे से मेडिसिन में ट्रेन डिग्री प्राप्त भी थे, यानी वो डॉक्टर भी थे। तो अपने गांव को छोड़ कर के वे शहरीकरण के दबाव में, आयरिश थे, एंग्लो आयरिश पोइट, शहरी दबाव में वो डबलिन वगैरह आए, कैम्ब्रिज आए, और फिर वहाँ से लौट करके अपने गांव जा रहे हैं। तो गांव की स्थिति बदलती हुई दिख रही है, इसीलिए उन्होंने नाम द डेजर्टेड विलेज उसको कहा है। और उसकी यह पंक्ति इस बात को दिखा रही है कि वेल्थ के एक्युमुलेशन के साथ मैन का डिके होना शुरू हो जाता है। और ये 1770 की बात हम आपके सामने कह रहे हैं। और हम और आगे आते हैं तो 1928 में एक किताब लिखते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, द इंटेलेक्चुअल्स वुमेन्स गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। बाद में उसको उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा करके उसमें सोवियतिज्म एंड फासिज्म भी जोड़ दिया, उनकी सिस्टर इन लॉ। अच्छा, अब अंग्रेजी में हम कह नहीं पाएंगे कि सिस्टर इन लॉ का मतलब साली होती है या भाभी होती है, लेकिन किताब जिस ढंग से उन्होंने प्रेजेंट की है तो लगता है साली ही रही होगी, भाभी नहीं होगी। तो अपनी साली को, जो साली ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, क्योंकि आप जानते हैं वो फेबियन सोसाइटी के लोग थे और समानता के पक्षधर थे। तो उनकी साली ने या भाभी ने, जो भी हो, अंग्रेजी में हम तो सिस्टर इन लॉ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा सिस्टर इन लॉ के लिए वो किताब उन्होंने लिखी, द इंटेलेक्चुअल वुमेन्स गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। उसमें उन्होंने एक लेख लिखा, व्हाई वेल्थ एक्युमुलेट्स एंड मैन डिके। ज़रा देखिए क्या बात है, 1770 में लिखी गई कविता को शीर्षक बना के 1928 में अपने नोबेल प्राइज़ जीतने के 3 साल बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं व्हाई वेल्थ एक्युमुलेट्स एंड मैन डिके। और उसमें उन्होंने वो याद करते हैं, गोल्डस्मिथ वो कहते हैं कि वो बड़ा ही फार साइटेड इकोनॉमिस्ट था। और जो बात कहते हैं, वो छोटा सा लेख है वो, उसमें उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं, बड़े रोचक उदाहरण हैं।
एक पिन बनाने वाले का उदाहरण है, अगर आपने पढ़ा होगा, और दूसरा वूल का गारमेंट बनाने वाले का। अच्छा, पिन से हम आलपिन ना समझें, क्योंकि उस ज़माने में जब वो अंग्रेज़ों की परंपरा में कपड़े को एडजस्ट करने के लिए महिलाओं के लिए पिन का बड़ा महत्व था। बहुत सारे पिन लगते थे शरीर में, और पिनों के हिसाब से कैसा पिन कौन लगा के लेडी आई है, इस हिसाब से उस लेडी की पारिवारिक हैसियत का पता चलता था। इसलिए महिलाओं के, जिसको आजकल हम किटी पार्टी कहते हैं, किटी, तो तब पिन मनी हुआ करती थी कि उसके पास पिन मनी, उसको जो भी पति हो, जो भी उसका मालिक हो, उसको देता था पिन मनी। तो पिन बनाने के उद्योग को उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है और कहा है कि हमारे ज़माने में पिन बनाने वाला आदमी पिन के लिए रॉ मटेरियल भी कलेक्ट करता था, पिन को बनाता भी था और पिन को बेचता भी था। इस प्रकार से जब प्रौद्योगिकी नहीं थी आज की तरह से, तो एक व्यक्ति पिन बनाता था, मैं नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं, पिन बनाता था, पिन की डिज़ाइन करता था, पिन के रॉ मटेरियल कलेक्ट करता था और पिन को जाकर के बेचता था। और इस प्रोसेस में वो इनोवेशन के बहुत क्लोज रहता था, क्योंकि वो एक साथ क्या मिल रहा है, सामग्री क्या मिल रही है और कंज्यूमर क्या चाहता है, इन सब के बीच वो अपना नॉलेज डेवलप करता चला जा रहा था। उनका कहना था कि जब ये प्रौद्योगिकी और जो कैपिटलिज्म का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, तो एक यूनिवर्सल इग्नोरेंस की स्थिति आ गई है। अब आदमी बस उतनी ही बात जानता है जितने से उसका संबंध है। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति की ओर इशारा कर रहे थे कि प्रौद्योगिकी का यह विकास जब हो रहा है, तो मनुष्य एक तरह से इग्नोरेंट होता जा रहा है, और मनुष्य को उस जहाँ से प्रोक्योरमेंट कर रहा है उन लोगों की स्थिति, उनकी कमी, उनका शोषण कुछ पता नहीं चल रहा है। जो बना रहा है वो मशीन के पुर्जे का पार्ट बन के बैठा है। उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है वूल बनाने वाले का, कि वही व्यक्ति भेड़ को पालेगा, वही व्यक्ति भेड़ से ऊन निकालेगा, वही फिर उसके यार्न बनाएगा, और वही फिर उसका कपड़ा बनाएगा, और वही फिर उसको बेचेगा। ये दो चीज़ें हुआ करती थी जो अब नहीं हो रही हैं। उनका ये भी कहना है कि अब इसके बारे में कोई उपाय नहीं है, ऐसा होगा, हम इससे बच नहीं सकते हैं। इसने क्या दिया? इस पूरी प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया के बाद मनुष्य के पास समय बचा है, क्योंकि 1000 आदमी का काम एक छोटी सी मशीन कर रही है। हमारे बैंक में इतने बड़े बड़े लेजर जो हुआ करते थे, जिसके लिए 20-20 लोग लगे रहते थे, अब एक कंप्यूटर वो सारा काम कर दे रहा है। दूसरी ओर जो इशारा कर रहे हैं वे कि अब ये जो बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय का क्या करें? तो कैपिटलिज्म ने सिनेमा और मनोरंजन के बहुत सारे साधन ला के सामने पटक दिए। अब अपने काम से बोर हुआ व्यक्ति, जिसको बर्ट्रैंड रसल अक्सर बार बार कहते हैं बोर होना, उनके लिए वो शब्द है, अंग्रेजी का जो शब्द अभी मैं भूल रहा हूँ, उसके लिए बोरियत वो कहते हैं, कि मनुष्य बोर हो रहा है। इस परिस्थिति में मनुष्य जब बोर हो रहा है, तो बोरियत की स्थिति में वो क्या करता है? जाके अपना कंप्यूटर खोल के बैठ जाता है, टीवी खोल के बैठ जाता है, हम लोग जैसे मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। सिनेमा, तब उनके समय में सिनेमा का बोलबाला था, तो सिनेमा इंडस्ट्री और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का उसने जन्म दिया। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रौद्योगिकीकरण के बाद जो मनुष्य के पास समय बचा, उस समय का समाज के लिए बेहतर उपयोग ना होके हर आदमी अपने अपने दड़बे में जाकर के बैठ गया। हमारी भोजपुरी में एक बहुत अच्छी कविता बचपन में हम लोगों ने सुनी थी कि एक चिड़िया है जो रोज़ सुबह जाके दाना संग्रह करती है, और दाना संग्रह करने के क्रम में एक दिन उसके द्वारा संग्रह किया दाना कहीं खूंटे में फंस जाता है। तो चिड़िया जाकर कहती है पहले लोहार से, कारपेंटर आओ, चलो उसे चीर दो, उसमें मेरा दाना फंसा हुआ है। सामान्य आदमी का दाना। यहाँ देखिए, जब हम बच्चे थे तो जानते भी नहीं थे कि इस कविता का, इस बाल गीत का क्या महत्व है। मेरा दाना जो मैं लेके जाऊंगी आज अपने बच्चों को खिलाने, वो वहाँ फंसा हुआ है। और जब वो कारपेंटर के पास जाता है, जाओ उसे काट के मिला, बहुत बढ़िया गाना है वो, बढ़ही खूंटा चीरा, खूंटा में हम मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊँ, काले परदेश जाऊँ, मेरा तो सारा कुछ फंसा हुआ है वहाँ। फिर वो बढ़ई कहता है, अरे छोड़, तेरे लिए मैं जाऊँ अपना सारा काम छोड़ के। तो राजा को जाके यही बात कहती है, राजा चलो बढ़ई को डांटो और मेरा काम करा दो। राजा को भी फुर्सत कहाँ। फिर वो रानी के पास जाता है, रानी तुम ज़रा राजा को समझाओ। रानी को भी फुर्सत नहीं। तो सांप के पास जाती है चिड़िया, सांप तुम जाओ रानी को डंस लो और नहीं डराओ, काम कराओ। सांप भी फुर्सत नहीं है। फिर वो लाठी के पास जाता है, लाठी तुम जाओ सांप को मारो। लाठी को भी फुर्सत नहीं है। तो वो आग के पास जाता है कि उस जंगल को जला दो जिस बांस जहाँ से निकलता है। आग को भी फुर्सत नहीं है।
तो वो समुद्र के पास जाता है, तू जा समुद्र आग को जला दे, आग को बुझा दे। समुद्र को भी फुर्सत नहीं है, तो वो हाथी के पास जाता है, हाथी तू समुद्र को सोख ले अपने सूंड से, हाथी को भी फुर्सत नहीं है। अब रोने लगती है चिड़िया, शाम का समय हो गया, उसके बच्चे वहाँ उदास होंगे, तो वो चिड़िया रो रही है, तो वहाँ कुछ चींटियों का एक दल जहाँ से गुजर रहा है, उसकी रुलाई को चींटियों ने सुना है, और वो समूहबद्ध चींटियाँ हाथी के पास पहुँचती हैं, और चींटियाँ हाथी को बहुत तंग करती हैं, हम सभी जानते हैं। और जब तंग करने लगती हैं तब जाके हाथी एक्टिव होता है और उस काम में लगता है, और हाथी जाकर के फिर क्रम से उसी तरह से हाथी जाता है समुद्र के पास, फिर समुद्र डर जाता है, फिर समुद्र आग को बुझाने जाता है, फिर आग डर जाती है, फिर आग लाठी को जलाने जाती है, फिर लाठी जल जाती है, लाठी डर के फिर सांप को जाता है, फिर सांप तैयार हो जाता है, डर तो सबको लगता है, फिर सांप तैयार होता है डंसने के लिए, फिर रानी तैयार हो जाती है डंस से बचने के लिए, फिर राजा के पास जाता है, फिर राजा मान जाता है, फिर राजा जाता है बढ़ई को, और तब जाकर उसका चीरा जाता है, वो अपना दाना निकाल करके चली जाती है। तो ये जो बाल कथा में ये जो दाना निकालने की कहानी है, प्रौद्योगिकी के युग में इसी प्रकार आम आदमी की जो मौलिक ज़रूरतें हैं, प्रकृति ने हम लोगों को मनुष्य के नाते किस लिए बनाया है? क्या प्रकृति ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि हम, जैसे दफ्तर की बात अगर मैं करूं तो मैं 8 बजे निकल जाता हूं और 9 बजे रात को लौट के आता हूं, पत्नी से भी बात करने की फुर्सत इच्छा नहीं होती, निढाल सा पड़ जाता हूं, कुछ टीवी भी देख लेता हूं और उसके बाद से सो जाता हूं। और फिर कल उस तक क्या प्रौद्योगिकी ने हमें बहुत सुविधा दी। मैं मेट्रो से आता हूँ, मुझे पसीना नहीं बहता, मैं दफ्तर में आ जाता हूँ, मेरा एसी चलता रहता है और हमारे कंप्यूटर पर हमारा सारा काम हो जाता है। तो क्या हम इसके लिए बनाए गए हैं? जो हमारे शास्त्रों ने, दुनिया के सभी शास्त्रों ने जो बात बताई है मनुष्य के निर्माण के या मनुष्य का जो उद्देश्य है, तो प्रौद्योगिकी के इस युग में जिसको बर्ट्रैंड रसेल ने ये 2 बातें कहीं कि वह व्यक्ति कहाँ से शुरू होता था, उसे यह पता होता था कि वो जिसके घर से अनाज ला रहा है, पिन ला रहा है, मान लीजिए पिन का रॉ मटेरियल ला रहा है, जो बंदा जंगलों से जाके, खान से जाके पिन मटेरियल लाता है, उसकी दशा और दुर्दशा क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसको वो समझ रहा है, उतना उसको दे रहा है, क्योंकि उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। और आज की तारीख में, थोड़ा इस बात को हम बाद में पल्लवित करेंगे, आज जबकि एक व्यक्ति मशीन बन गया है, तो अब काम मनुष्य के पास सिर्फ बचा है बाजार। पहले क्या था? निर्माण करने वाले को पता था कि वो किसके यहाँ से सामान ला रहा है, उसकी स्थिति क्या है, वो किसके लिए बना रहा है, उसकी स्थिति क्या है। अभी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सामान प्रोडक्शन करके रेडी है, अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बाजार, इसलिए हर आदमी बाजार की ओर उन्मुख हो गया है। और आज की तारीख में जो गांव बचे भी थे सर, जिस ओबर्न गांव के बारे में कह रहे हैं गोल्ड स्मिथ, उस गांव में भी एक रूरल मार्केटिंग, एक नया कोर्स तैयार कर रहे हैं मार्केटिंग के लोग, ये बिजनेस मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स, कि रूरल मार्केट, गाँव में जाकर के कैसे गुटखा बेच लो और गाँव में जो बची खुची स्थिति है उसको भी कैसे ख़राब कर दो। तो एक बहुत ही भयावह चित्र उत्पन्न हुआ है। बर्ट्रैंड रसेल ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि अब ऐसी स्थिति में जबकि हमारे पास समय ही समय है, हम उस समय का क्या बेहतर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जो ऊब है हमारे अंदर, जिसको हम बोरियत कहते हैं, बार बार अक्सर देखिए आज सबसे क्या करो, बोर हो रहे हैं। ये जो बोर होने की बीमारी किसने उत्पन्न की है? इसी प्रौद्योगिकी की यह उपज है। प्रौद्योगिकी के इस युग में, इस विकास के इस युग में अभी हमें किस रास्ते पे चलना है, वह हमें हमारी संस्कृति के तत्वों से मिलता है, जिस ओर हमने अभी इशारा किया कि किस प्रकार वह जाती है चिड़िया और जा करके उन लोगों से मिलती है चिड़िया, और उसको पूरा के पूरी जो अभाव का जो उस संस्कृति की शिक्षा उसको मिलती है उन चींटियों से, जो दलबद्ध रूप से, समूहबद्ध रूप से, अकिंचन रूप से जा रही होती हैं, वह आकर के खड़ी होती हैं। यानी ये चींटियां हमारी संस्कृति की परिचायक है। अगर हम इस बदलती हुई परिस्थिति में, संस्कृति ही ऐसी चीज़ है जो हमें खड़ी होकर के, और जितने भी इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके बाई प्रोडक्ट्स नहीं कहना चाहिए, इसके जो इल्स हैं, जो उन्होंने कहा है इल फेयर्स द लैंड, तो जो इल्स हैं इसके, इस इल्स से बचने का काम हमें हमारी संस्कृति करती है। संस्कृति के संदर्भ में जब हम चूँकि भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारत के संबंध में हमारे संविधान ने भारतीय संस्कृति को सामासिक संस्कृति ऐसा कहा है, कंपोजिट कल्चर इसको इंग्लिश में। और राजभाषा के खंड में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हिंदी का काम इस कंपोजिट कल्चर को एनरिच करना और इसके हर एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लायक बनाना होगा। यानी भारत सरकार कोई
संघ को सरकार नहीं कह के संविधान ने यूनियन कहा है कि यूनियन का दायित्व होगा कि वो भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को एक्सप्रेशन करने के लिए बेटर लैंग्वेज ऑप्शन के रूप में हिंदी को प्रमोट करे। और इस प्रमोशन में वो भारतीय भाषाओं से और मुख्य रूप से संस्कृत से एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स ले और ले करके हिंदी को एनरिच करे। तो जिस सामाजिक संस्कृति की बात यहाँ पर की गई है, उसमें हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे हिंदी का संदर्भ। तो लेकिन थोड़ी देर हम पहले आते हैं, तो ये जो कठिन परिस्थिति पैदा हुई है, एक छोटा सा उदाहरण, हम सभी जानते हैं इस बात को कि एक समय की बात थी कि ऐसे ही कोई टेबल पे भोजन वजन बहुत सारा रखा हुआ है और उसमें स्थिति ऐसी है कि हर आदमी का हाथ लंबा है, वो मोड़ नहीं सकता, मुख में नहीं ले जा सकता है। और उसमें दो तरह के दल के लोग हैं, एक संस्कृत, एक असंस्कृत या अपसंस्कृत, ऐसा समझिए। सुसंस्कृत लोग और अपसंस्कृत लोग ऐसे दो हॉल में बैठे हैं और खाने के बहुत सारे पकवान लगे हुए हैं और दिक्कत है कि वो हाथ को मोड़ के खा नहीं सकते और सभी टेबल के एक दूसरे किनारे बैठे हैं। शीशे के बाहर से ऑब्जर्वर ये देख रहा है कि जो सुसंस्कृत लोग हैं वो यूं खाना उठा के उसे खिला दे रहे हैं और वो अपना खाना उठा के उसे खिला दे रहा है, क्रॉस। और अपसंस्कृति के शिकार लोग स्वयं खाने के चक्कर में अपना अपना लंबा लंबा हाथ लिए हुए हैं और समय समाप्त हो जा रहा है, भूखे अपने कमरे से बाहर हो जा रहे हैं। लंबा हाथ है हमारा, हम नहीं खा पा रहे हैं, हम यूं उठा रहे हैं और आपको खिला रहे हैं। आपके हाथ लंबे हैं, आप यूं उठा रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं। ये जो परस्परम प्रशंसन्ति, भगवद गीता में बहुत अच्छी बात कही गई है कि तुम लोग मनुष्यों को कह रहे हैं कि तुम लोग देवताओं से प्राप्त जो कुछ भी रिसोर्स है, मनुष्यों तुम देव और मिलके देवताओं से प्राप्त जो कुछ भी रिसोर्स है, उस रिसोर्स का सम्यक रूप से भली भांति उपभोग करो और मिल के ही उपभोग करोगे तो तुम श्रेयम परम अवाप्स्यथ, तुम परम श्रेय की उपस्थिति प्राप्त करोगे। अपने उपनिषद में भी ये बहुत, ईशावास्य उपनिषद जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, छोटा सा उपनिषद है, उसका वाक्य ही ऐसे आरंभ होता है। पहला मंत्र है ईशावास्यो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्वित् धनम्। त्याग के भाव से भोग, भोग से मना भारतीय संस्कृति ने, बहुत लोगों ने ये लगाया है कि भारतीय संस्कृति विरागी है, परांगमुखी है, ऐसा नहीं है। भोग त्याग के भाव से, अपनी ये संस्कृति ही है जो हमको ये बता सकती है कि दूसरे के दिल को भी दर्द होता होगा। आप कोई काम, जब हम आज इतना वातावरण और परिवेश के प्रति जिस हम संस्कृति की बात करते हैं, जिस संवेदना की बात करते हैं, वो तो वही चीज़ है। और यही बात आपको संस्कृति के अतिरिक्त कहीं से आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि आप जो ये पानी बहा रहे हैं ये नहीं बहाना चाहिए। और इसके सूत्र अपने को संस्कृति में मिलते हैं। जो भी सूत्र हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उसका सूत्र हमें प्रौद्योगिकी, दुनिया को बेहतर बनाने के भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने वाले आपको कभी नहीं बताते हैं। यह बताने के लिए जो दूसरी शक्ति है संस्कृति, जिसके ओर बटन असल ने इशारा किया है कि जो बचा हुआ समय है उसको टेलीविज़न में बर्बाद मत करो, उस बचे हुए समय को तुम समाज के कल्याण के लिए, इससे जो चीज़ें निकल रही हैं अपशिष्ट, ये तो होगा, ये प्रकृति का ये परिवर्तन का दौर है और इसमें प्रौद्योगिकी आएगी ही। आज अगर प्रौद्योगिकी नहीं रहती तो हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर सकते थे, हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता था। यह समय की मांग है। तो समय की मांग के साथ साथ समय का जो अपशिष्ट निकल रहा है, उससे जो उत्सर्जन हो रहे हैं, उस उत्सर्जन का, जैसे हम लोग आज अपने धुआं को और गंदे पानी को जिस प्रकार से कुछ साफ़ सुथरा करने के लिए अलग से एक प्लांट लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हम कल कारखानों को बंद कर देते हैं। हम कल कारखाने से निकलने वाले जो हानिकारक तत्व हैं, उन तत्वों के शोधन की व्यवस्था अलग से कर रहे होते हैं। संस्कृति उसी प्रकार हमारे इस प्रौद्योगिकी युग में निकलने वाले जो उत्सर्जन हैं, उनके शोधन और प्रौद्योगिकी को भी ढंग से मनुष्य के कल्याण के लिए स्थापित करते हुए, और मनुष्य का जो स्वाभाविक रूप है, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, भगवान शंकराचार्य ने बहुत पहले इस बारे में कह दिया कि मैं आँख, नाक, कान, मुँह कुछ नहीं हूँ,
मैं चिदानंद रूप जो शिव हैं वह मैं हूँ। तो क्या और ये प्रश्न खड़ा हो गया है, ख़ास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो गया है मनुष्य के सामने। अभी तो हम प्रौद्योगिकी के युग में चल रहे हैं, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगले चरण में जाएंगे, और इस बारे में तैयारी हो रही है कि वो कौन सी जगह है जहाँ जाकर के प्रौद्योगिकी को ठहर जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने जो बात कही थी अंगुलीमाल से कि ओ मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। वो कथा आपको मालूम होगी, अंगुलीमाल छिपा हुआ था तलवार लेके, और गौतम बुद्ध एकदम निर्भीक चले आ रहे हैं, कहता है ठहर जा। तो गौतम बुद्ध तो निर्भीक थे, चले आ रहे हैं। 2-3 बार कहने के बाद तो गौतम बुद्ध ठहर गए, और उन्होंने झांक के उसकी आंखों में आंख डाल के पूछा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। संस्कृति एक समय आंखों में आंख डाल के प्रौद्योगिकी से पूछने की तैयारी कर रही है कि मैं तो ठहर गई, तू कब ठहरेगा। इसको समझने के लिए जिस ओर हम इशारा कर रहे हैं कि, और आप देखिए वो चित्र सामने आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि हम कहीं भी ठहरने को तैयार नहीं हैं, और हमारे जो पूरे हमारी जो आत्मा है जिसके लिए ही वास्तव में हम सब कुछ कर रहे हैं, वह कहाँ तक, उसका स्रोत किस तरह से सूख रहा है। तो ये काम संस्कृति करेगी। संस्कृति के जो 2 महत्वपूर्ण उपादान है वो है कला और भाषा। कला और भाषा। जब मनुष्य बिल्कुल अपनी अवस्था में होता है तो नाचता गाता है। बहुत लोग बाथरूम सिंगिंग को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन बाथरूम सिंगिंग क्यों होती है कि आप बिल्कुल अपने परिवेश में होते हैं। आपको इसका बात की भी चिंता नहीं कि आपके शर्ट का बटन खुला है या फुल शर्ट में है या हाफ शर्ट में है या क्या है। तो आप जब बिल्कुल अपनी अवस्था में हैं तो आपके अंदर स्वर लहरी फूट पड़ती है, भले आपको गाना आए या ना आए। गाना का अनुशासन तो बाद में हुआ। शास्त्रीय संगीत के पहले लोक संगीत थे। लोक संगीत में हमारे शास्त्र, यहाँ तक कि वेद भी लोक संस्कृति की ही उपज हैं। लोग गाया करते थे, उच्च स्वर में गाते थे, प्रकृति को देखते थे, और वो बाद में शास्त्रों के रूप में ऋग्वेद बन गया। तो हमारे जो भी शास्त्रीय गीत थे, आज जिसको हम शास्त्रीय का जिसको घंटों रियाज करना पड़ता है, वो तो वास्तव में एक समय मुख से निकले हुए स्वतः स्फूर्त ध्वनियाँ थीं। तो उन ध्वनियों की पहचान करने का काम कला के माध्यम से मनुष्य करता आया है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रौद्योगिकी के युग में कला पर भी एक बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मशीनें भी कलाकृतियों का निर्माण करने लग गई हैं। तो सब काम अगर मशीनें करेंगी तो मनुष्य क्या करेगा। मनुष्य वही करेगा जो अब मनुष्य करने लगा है, अचानक गोलियां चलाने लग रहा है, ऐसे ऐसी चीजें तैयार कर रहा है जिससे मांस नुकसान का द्वार खुलता हो, ऐसे व्यवहार कर रहा है अपने जीवन में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है हमारे सामाजिक जीवन के ताने बाने को भंग करने के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी इसी प्रकार की ऊब से निकली हुई एक चीज़ है। और बर्ट्रैंड रसेल इस ऊब से बहुत सावधान रहने को कहते हैं। ऊब से बचो। हम लोग इसको बड़े आसान से कह देते हैं बोर हो रहे हैं। इस बोरियत से बचो। इस बोरियत ने इतनी बुरी बुरी चीज़ें खड़ी की हैं कि जिनके कारण मानवता संकट में है। और अगर मानवता संकट में होगी तो प्रौद्योगिकी को कौन पूछेगा। प्रौद्योगिकी तो तभी तक अच्छी है जब तक मानवता थ्राइव कर रही है। मानवता अगर संकट में पड़ जाए, आज अगर बहुत बड़ा भी जैसे अभी आया था इतना बड़ा संकट अपना कोरोना काल, तो मात्र प्रौद्योगिकी के 1-2 अंशों ने हमारी जान बचाई, बाकी सारी चीज़ें तो बेकार पड़ी हुई थी। तो मानवता को थ्राइव करने का उपाय संस्कृति में समाहित है। और संस्कृति के जो 2 महत्वपूर्ण उपादान हैं, कला और भाषा, ये इसे पुष्ट करती हैं। हमारी भाषा से हमारी पहचान हो जाती है। जब हम बोलते हैं तो आपको हमारी पहचान हो जाती है। और बोलने की भी अपनी एक संस्कृति है। अंग्रेज़ी में अगर हम किसी को बोलेंगे कम, प्लीज़ कम अपने को बोलना पड़ेगा। हिंदी में हम बोलते हैं आइए। तो ये जो हमारी संस्कृति के छोटे छोटे तत्व हैं जो, हाँ, तो पहले हम कला की बात कह रहे थे। तो कला में क्या हो गया, एक बहुत फ्यूज़न आ गया। संस्कृति ने एक प्रौद्योगिकी संस्कृति ने एक फ्यूज़न का आविष्कार किया। उसमें क्या हो रहा है, अंत में आत्मा उसकी मर जा रही है। मशीन तैयार, तो वो आत्मा तो कुलबुलाएगी, परेशान होगी। आप उसे जीवंत करने के लिए कौन सा उपाय कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जिसको हम कल्चरल इवनिंग कहते हैं, तो कल्चरल इवनिंग में क्या करते हैं, हम उसी प्रकार नाचते गाते खाते पीते हैं जो हमारी प्राकृतिक अवस्था थी। और उसके लिए ज़रूरी है इस मानवता को बचाए रखने के लिए कि हमें कला को कला के रूप में उसकी आराधना करनी चाहिए। कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा पेट भरा होता है, हमें व्याधियाँ आधियाँ नहीं होती हैं, फिर भी हम एक अपने तरह से जीने की कोशिश करते हैं। हम घर को भी सजाते हैं तो क्या करते हैं,
अपनी संस्कृति का ही एक जो भीतर छिपा हुआ रूप था उसको बाहर प्रकट करते हैं। पर्दे लगाते हैं, पर्दों की डिज़ाइन बदलते हैं, रंगों का समायोजन करते हैं और चीज़ों को बदलते बदलते रहते हैं, जो कि वो हमारे आत्मा को संतोष देता है। और उसी कला के जो विभिन्न रूप हैं उसमें एक महत्वपूर्ण है संगीत, नृत्य, स्थापत्य कला, संगीत, कविता, गीत, ये सारा कुछ संस्कृति के उपादान तत्व हैं। और भाषा में हमारा आज का ही नहीं, बहुत वर्षों का ही विचार धीरे धीरे, अब जैसे आपने देखा ही कि किस प्रकार 1770 में लिखी गई बात किसी को अपील करती है, भाषा में बद्ध थी तभी ना, वो अपील करती है 1928 में किसी एक विचारक को, और 1770 में लिखी हुई कविता मेरे पड़ोसी को कितनी अपील करती है कि 1980 के आसपास वो मुझे वो कविता सुनाया करते थे, और वह कविता मुझे कैसे अपील करती है कि आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में जब मुझे कुछ बोलने का अवसर आया तो मुझे वो कविता याद आई। अब भारतीय संस्कृति की अपनी एक अनन्य विशेषता है, और हम सब लोग प्रौद्योगिकी के इस युग में इस संस्कृति के संरक्षण के प्रति अगर उदासीन हो गए तो भारत का ही नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा अकल्याण होने वाला है। क्योंकि भारत में ये जो सामासिक संस्कृति बोल के जो चीज़ आई है, यद्यपि बहुत लोग इससे सहमत नहीं होते। बहुतों का मानना है कि कंपोजिट कल्चर क्या होता है, इंडियन कल्चर जो होता है वो ख़ास तरह का कल्चर होता है, वो ख़ास एक संप्रदाय, एक खास धर्म विशेष का ही उस पर बोलबाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के जानकार लोग बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेस है, मेल्टिंग पॉट। तो रेसों को एक कड़ाह में उबाल करके उसमें कुछ एक नई चीज़ पैदा करने वाली जगह है। भारतीय संस्कृति उसी तरह से, सामासिक संस्कृति उसी तरह से दुनिया की समस्त संस्कृतियों का सत्व रूप है। कैसे सत्व रूप है आप देखिए, हम यहाँ कव्वालियों का आनंद लेते हैं और मानते हैं कि कव्वाली मुस्लिम समाज की देन है, लेकिन किसी मुस्लिम देश में कव्वाली नहीं होती, पाकिस्तान को छोड़ के। हाँ, और पाकिस्तान तो भारत ही है। ये कैसी विचित्र बात है कि जिस कव्वाली को हम लोग मुस्लिम समाज संस्कृति की देन मानते हैं, वो मुस्लिम प्रधान देशों में, इस्लाम प्रधान देशों में वो कव्वाली नहीं होती। जिस दरगाह को हम मुस्लिम लोगों के प्रतीक मानते हैं और मुस्लिम उस पर दावा भी करते हैं कि हमारा है, वैसा मुस्लिमों के जो स्रोत देश हैं वहाँ दरगाह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जिस संगीत को इस्लाम में बुरा माना गया है, भारत में उसके श्रेष्ठ साधक मुस्लिम हुए हैं। तो एक विचित्र सी बात नहीं है कि जो परंपरा कहीं नहीं चलती थी, वहीं के लोग इस देश में आकर के उस परंपरा के पोषक बन गए हैं। दूसरी ओर देखिए कि अपनी जो, और ये सामासिक संस्कृति का तत्व है। जैसा भारत की सामासिक संस्कृति की जब बात आएगी तो कव्वाली उसमें एक प्रमुख चीज़ होगी। दूसरी ओर देखिए, ये जो संस्कृति जिसको हम सामासिक संस्कृति कहते हैं, ये भारत के अतिरिक्त किसी और देश में क्यों नहीं पनपी? ये म्यांमार में क्यों नहीं पनपी? ये चीन में क्यों नहीं पनपी? ये इंग्लैंड में क्यों नहीं पनपी? ये भारत में ही क्यों पनपी? यहाँ ये तर्क आता है कि भारत में जो बेडरॉक है वो वैदिक संस्कृति है। यहाँ अपने को मानना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति का निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उसमें वैदिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और यही वैदिक संस्कृति अलग ढंग से अपने को द्रविड़ संस्कृति में प्रकट करती है। कुछ लोगों ने इसका विभाजन कर दिया है, जिनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने इस संस्कृति का विभाजन कर दिया है। जो समग्र वैदिक संस्कृति है वही एक अलग रूप में, एक अलग पहचान में हमारी द्रविड़ संस्कृति के रूप में जानी जाती है। खैर, हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। तो जो बेडरॉक है अपनी सामाजिक संस्कृति का, बेडरॉक है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। उसका जो सबसे बड़ा तत्व है कि वो मानता है, जिसको रविन्द्रनाथ ठाकुर के विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य भी माना गया है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। यत्र विश्वम, जहाँ विश्व, भवती होता है एक नीडम, एक नीड बन जाए जहाँ एक घोष, जिसको हम लोग बाद में ग्लोबल विलेज के रूप में मार्केटिंग ऑर्गन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि अब क्या हुआ, प्रोडक्शन तक काम में तो हम नहीं हैं, प्रोडक्शन तो मशीन कर रही है, हम सिर्फ मशीन संचालन कर रहे हैं, मेरा काम अब सिर्फ मार्केटिंग रह गई है। इन मार्केटिंग प्रेमियों ने जिस तरह संसार को ग्लोबल विलेज कहा था, उसको बहुत पहले हमने यत्र विश्वम भवत्येक नीडम कहा हुआ था। तो 2-3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण ये संभव हो पाया है कि आज भारत सामाजिक संस्कृति हमारे सामने आई है, वह है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम।
हम अपनी ही नहीं, पूरे संसार की बात करते हैं। दूसरा, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत एक है, उसको विप्र लोग, ज्ञानी लोग अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। तो हिंदुस्तान के संतों को ये पता था कि भाई सत्य एक है। कोई टोपी वाला किसी और ढंग से कह रहा है, कोई कुछ वाला कुछ और ढंग से कह रहा है, कोई कुछ वाला कुछ और ढंग से कह रहा है। इसलिए भारतीय संत को उससे कोई, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि इस्लाम की शिक्षा क्या है। वो गए भी इस्लाम के पास, वो ईसाइयत में भी गए, वो वेदांतियों के पास भी गए, वो भक्तों के पास भी गए। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को इस बात का पता चल चुका था कि सत्य एक है जो विभिन्न भाषाओं में विभिन्न तरह से प्रकट हो रहा है। तो दूसरी भारतीय संस्कृति के जो बेडरॉक था, उसके दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था कि सत्य एक है, अनेक भाषाओं में व्यक्त हो रहा है। पहला एक, और ये दूसरा था कि हम यही नहीं हैं, हम, ये पूरी दुनिया ही हमारी है। हम इसके अतिरिक्त ये दो तत्वों ने जो एक परिदृश्य बनाया और ये मान लिया कि मनुष्य के लिए उसका कर्म प्रधान है और उसका, उसके भाग्य पर कोई अधिकार, प्राप्ति पर कोई अधिकार नहीं है, हमको परफॉर्मेंस पर अपना अधिकार। हम सब जब दफ्तर में काम करते हैं तो हमें बहुत बार जब ये लगता है कि हमको ये काम करने से ये प्रमोशन मिलेगा, तो वहाँ हमारे काम में कमज़ोरी आती है, वहाँ हमारे संस्थान को नुकसान होता है। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारा अधिकार मात्र कर्म तक है और कर्म को बेस्ट करना ही योग है, तो ये दो तीन चीज़ें जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं थीं, उन विशेषताओं ने बेडरॉक के रूप में काम किया और जो भी संस्कृतियां इस देश में आईं, उन संस्कृतियों को फलने फूलने का हमने अवसर दिया। प्रौद्योगिकी के इस युग में इस शिक्षा का बहुत महत्व है। हम अगर यह मान लें कि हम जो चीज़ अर्जित कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा है, तो प्रौद्योगिकी की ये शिक्षा हो सकती है, लेकिन ये संस्कृति की शिक्षा नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति को उसके लिए प्राप्य देना, ये आपको संस्कृति सिखाती है। प्रौद्योगिकी के युग में देखिए, एक छोटी सी बात हम देखते हैं कि हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं। हमारे पास एक मशीन, एक फ्रिज है। अभी हमारे बैंक ने कुछ सामान खरीदने के लिए अलग से पैसे दे दिए, तो जिन लोगों के पास एक छोटे फ्रिज से काम चल सकता था, वो भी 50,000 रुपये का एक फ्रिज ले आए। और ले आए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो फ्रिज उन्होंने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, वो फ्रिज भी उन्होंने वहाँ जाके एक्सचेंज कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी ज़रूरत तक मुझे सीमित रहना और यह देखना कि जिस तरह मैं जी रहा हूँ उस तरह दूसरे जी रहे हैं। जो प्राण हम में है वही आप में निवास कर रहा है। जो भूख और प्यास हमें लग रही है वही भूख और प्यास आपको लग रही है। अभी ऐसा क्या हो गया है, मार्केटिंग वाला सामान आपसे बेच लेगा, आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। जो प्रौद्योगिकी का जो आखिरी चरण, दो चरणों में आप इसे देखिए, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ता हुआ और एक इस दो तरफ देखिए कि इतना ज़्यादा सामान उत्पन्न हो गया है कि वो ठूंसा जा रहा है और उसको किसी न किसी रूप में बेचा जा रहा है। खासकर दवाओं की दुनिया में देखिए, पटना का एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। एक दवा की दुकान पर मैं बैठा था, ये बहुत पुरानी बात है, 30-40 साल पहले जब मैं पटना में रहता था। तो उस दुकान पर एक चर्चा हुई कि कुत्ता की वो जो दवा, एक खास दवा के बारे में दो बात कर रहे थे कि कुत्ते वाली वो दवा तूने इतनी जल्दी कैसे बेच दी, कुछ ऐसा। बोला उस डॉक्टर को कह दिया, उसने हर मरीज को ये भी दवा लिखने लगा और हमारी दवाएं बिक गई। डॉक्टरी के पेशा के लिए ड्यू रेस्पेक्ट के साथ ये बात कह रहा हूँ। हमें अपनी चीज़ बेच लेनी है, हमें अपना काम कर लेना है, आप चाहे रहें आप चाहे जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव है मार्केट का। अगर हम इतनी चीज़ आज नहीं बेच लेंगे तो हमारा वो काम नहीं होगा। तो आप चाहे रहें आप चाहे जाएं, हम यह काम करेंगे। संस्कृति हमें यह सिखाती है कि नहीं भाई, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कश्चित् धनम्। ये जो ईश्वर का आवास है, ईश आवास से मिदम सर्वम, यह आवास जो है ईश्वर का है। और यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है उसको त्याग के भाव से भोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और इस संदर्भ में भारत के संदर्भ, मेरा ख्याल है मेरा समय पूरा हो गया होगा। समय नहीं है, हाँ नहीं, फिर भी आपका समय कैसे पूरा हो सकता है? ठीक है, थोड़ा सा समय और लेते हैं। तो भारत के संबंध में इस सामाजिक संस्कृति के विस्तार की बात भारत के संविधान ने हम राजभाषा कर्मियों पर, भारत संघ पर डाला है और इसका उद्देश्य बहुत साफ है कि यह देश किसी एक भाषा, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक क्षेत्र के नाम पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यह देश अगर विद्यमान है तो यह एक अपनी संस्कृति के रूप में कर रहा है। एक उदाहरण के रूप में देखिए, मैं बिहार से आज से 30-32 साल पहले नौकरी करने असम गया। तो
जाके क्या देखता हूँ, कूच बिहार के पास, अगर लोग परिचित होंगे उस जगह से तो उनको पता होगा, कूच बिहार के पास एक धुबरी नाम की जगह है, वहाँ मुझे पोस्टिंग मिली और वहाँ साहब खाना पीना सब सर अलग था। जो मैं खाता था वो, जो रोटी हम लोग खाते थे वहाँ तो उन दिनों मैदा की रोटी बनती थी, अगर ज़रा सी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो खींचने से भी ना छूटे, ऐसी रोटियाँ। दाल में सोचा भी नहीं था, मुर्गी का मछली का एक सिर मिलता था। मैं निरामिष आदमी हूँ, बोला वो लौकी की सब्जी दो तो लौकी की सब्जी में मछली है, ऐसी जगह थी वो। भाषा भी दूसरी है, परिवेश भी। मई महीने में गए थे, वहाँ वर्षा हो रही थी और मई महीने में मैं आया था बिहार से। लेकिन एक बार जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो बीएसएफ के कैंप में राष्ट्रीय ध्वज था, फहर रहा था। तो राष्ट्रीय ध्वज देख के लगा कि नहीं भाई, हम किसी दूसरे देश में दूसरे ग्रह पर नहीं आए हैं, हम अपने ग्रह पे आए हैं, अपनी जगह पर हैं। और दूसरी चीज़ से क्या जोड़ा कि वहाँ देखा कि जहाँ तहाँ तुलसी के पेड़ थे, तो तुलसी के पेड़ हमारे यहाँ भी थे, तो लगा कि हम अपनी जगह पर हैं। भले ही वो भाषा बोलने वाला कोई और आदमी हो, लेकिन कुछ प्रतीक हैं। तो भारत ये पूरा का पूरा देश जो है अपना, वो प्रतीकों का देश है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइएगा तो आपको कोई न कोई प्रतीक, कोई न कोई सिंबल, कोई न कोई चाल चलन, कोई न कोई आचार व्यवहार, आपको कोई न कोई संगीत की साधना। मैंने तो प्रयोग करके देखा है कि संगीत भी कितना ज़्यादा प्रभावित है एक अंचल से दूसरे अंचल का। वाक बांग्ला और असमिया का तो ज़्यादा मैंने अध्ययन करके देखा है, बिहार से लेकर चले हैं, तो न जाने कैसे वही भाव घुमा फिरा करके वो कभी अपने ढंग से कह रहे हैं, वो कभी अपने ढंग से कह रहे हैं। तो जो आपके अंदर की वास्तविक पहचान है, वो पहचान हमारे इस देश में अक्षुण्ण है, पूरे देश में। यही हमारी वास्तविक पहचान है और इसी पहचान को सुदृढ़ करके ही हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि हमारा राष्ट्र किसी एक भाव, किसी एक धर्म, किसी एक पंडा, किसी एक पुजारी, किसी एक परंपरा का सूत्र नहीं है। तो और इसको सुरक्षित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को सबसे उपयोगी माना। बहुत आश्चर्य होगा आप लोगों में से कोई लोगों को कि भाई ये हिंदी को ही क्यों उपयोगी मान लिया गया है। तो देखिए, हिंदी ने, अगर हिंदी के उत्स की ओर जाएंगे तो सभी ये देखते हैं कि हिंदी संस्कृत से निकली हुई भाषा है और बांग्ला भी है। बांग्ला जानने वाले यहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए मैं बांग्ला की बात करूँगा, असमिया भी कर सकता हूँ। आप कभी गौर से देखें तो आपको लगेगा कि संस्कृत से सबसे निकट हिंदी नहीं, बांग्ला है। संस्कृत में वाक्य है और वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होती। जैसे हम कहते हैं आते हैं या आता हूँ, संस्कृत में अगर कहेगा आता हूँ के लिए आगच्छामि, और बांग्ला में क्या कहते हैं, आश्ची कहते हैं ना। छोटा सा उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं। पूरी की पूरी वाक्य रचना हिंदी की संस्कृत की परंपरा से एकदम अलग है और बांग्ला की आज भी बहुत निकट है। शब्दों की तो भरमार ही है। तो हिंदी का ये जो डिपार्चर हुआ है संस्कृत से, ये क्यों हुआ है? एक पर्पस को लेके हुआ है और ये पर्पस था पूरे भारत को समेटने का। क्योंकि हिंदी अगर जुड़ी रहती, अपने नाभिनाल संबंध उसका संस्कृत से अभी भी रहता, तो कदाचित हिंदी भी भारत की अन्य भारतीय भाषाओं की तरह अपने अपने क्षेत्र विशेष में फलती फूलती रहती। जैसे असमिया, जैसे मराठी, जैसे गुजराती, जैसे तमिल नहीं, कन्नड़ तक हम देखते हैं, मलयालम तक भी देखते हैं, उनमें संस्कृत की भाषा। तो हिंदी ने क्या किया, एक विस्तार लिया और उसको विस्तार का काम आज नहीं, मेरा ख्याल है 1200 शताब्दी के बाद से ही, जब तुर्क अफगान रूल आया यहाँ पर, उन लोगों की सेनाएं यहाँ वहाँ गईं, तो उन सेनाओं के साथ जो लोग गए, देश भर में फैले, संत गए इस स्थान से उस स्थान, व्यापारी गए इस स्थान से उस स्थान, उन सब लोगों ने एक सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का, यानी हिंदी ने दायित्व लिया कि हम इस दायित्व का वहन करेंगे। और इसको गीतों में भी कहा गया है। एक बहुत अच्छा गीत है, संस्थान गीत, एक हृदय हो भारत जननी, बहुत बढ़िया गीत है वो। उस गीत में ये बात व्यक्त की गई है कि हमारी आकांक्षा है कि हम भारत के कोने कोने के लोगों की खबर कोने कोने के लोगों तक पहुंचाएं। इस आकांक्षा से प्रेरित होकर हिंदी का विस्तार हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदी में अंग्रेज़ी के शब्द जितने ज़्यादा चलते हैं, उतने अंग्रेज़ी के शब्द बांग्ला में नहीं चलते, उतने मराठी में नहीं चलते, उतने असमिया में नहीं चलते, क्योंकि वे एक खास वर्ग समूह के पोषण में अपने को लगाए हुए हैं। इसलिए उनमें उनकी अपनी अपनी भाषाओं के प्रति सजगता ज़्यादा है। अपने हिंदी वालों के लिए मन में पूरा देश फैला हुआ है, इसलिए कोई भी शब्द घुस जाए, कोई भी भाषा घुस जाए, उनको उससे आपत्ति नहीं होती। अब तमिल वाला आदमी अगर तमिल की तरह से हिंदी बोल रहा है तो किसी हिंदी भाषा भाषी को, हमारे से लोगों को कोई दर्द नहीं होता कि इस शब्द का ऐसा उच्चारण क्यों कर। एक बांग्ला आदमी का तुम्हारा बाबा आया था,
तो तुम्हारा बाबा आया था, ये सुनना हमारा हिंदी में अभ्यास नहीं है। तुम्हारे बाबा आए थे या पिताजी आए थे। लेकिन हम जानते हैं कि बांग्ला आदमी बोल रहा है और वो ऐसे ही बोलेगा, इसलिए बांग्ला आदमी के तुम्हारा बाबा आया था में कोई, लेकिन अगर हिंदी का आदमी कह दे तुम्हारे पिताजी आया था, तो हम उससे झगड़ा करने को तैयार हो जाएंगे, क्यों? उसने मेरे पिताजी के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यही मधुर है, हम मान के चलते हैं। तो ये हिंदी भाषा भाषी होने का या हिंदी होने का, जिसको हिंदी होना बोलते हैं, जिसको अकबाल कहते हैं हिंदी है हम वतन है, हिंदी होने का अर्थ यह है कि हम अखिल भारतीय हैं। और इसीलिए तो इसका नाम हिंदी, इसका नाम बिहारी होता, इसका नाम उत्तर प्रदेशी होता, जैसे असम, असमिया, बांग्ला, उड़िया। तो इसका नाम हिंदी इसलिए हुआ कि इसने अपने को हिंद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। हिंद अर्थात हिंदुस्तान अर्थात भारत। तो ये दायित्व इसने लिया। इस दायित्व को लेने के लिए इसने बहुत कुछ समझौते किए। और हाल में तो सरकार ने हिंदी की जो दुर्दशा कर दी, एक तरह से कहिए, हिंदी की वर्णमाला बिल्कुल बदल चुकी है। आप बांग्ला में अगर चंचल लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि यों डालते हैं आप, चौ आधा यों, चौल चंचल। लेकिन अगर इस जो, जैसा हमने कहा कि हिंदी भारत के साथ अपने को आइडेंटिफाई करने जा रही है, तो उसने चंचल में यों को हटा दिया, अनुस्वार दे करके कह दिया कि चंचल। जैसे वहाँ देखिए प्रबंधक अगर लिखा है तो उसमें न होना चाहिए था, आधा न, लेकिन हमने उस आधा न को वहाँ से हटा दिया। ऐसे बहुत से प्रयोग हमने किए, बहुत सी ध्वनियाँ ली हमने, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों तक पहुँच सकें। हिंदी की शब्दावली भी जो हमने स्वीकार की, उसमें भी ये कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भारतीय भाषाओं के शब्द जो चल रहे हैं विभिन्न स्थानों पर, वो चलन में स्वीकार किए जाएं, ताकि हिंदी भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और यह काम हिंदी ने बखूबी किया है। मुख्य रूप से यह काम तब आपको समझ में आता है जब आप इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि हिंदी में भारत की सभी भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्यों का अनुवाद उपलब्ध है और लगातार हो रहा है। हिंदी में काम करने वाला व्यक्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य को अपने साथ लेके चल रहा है। हिंदी में आपको कहीं भी, और इसका एक छोटा सा उदाहरण देके हम इसको विराम देंगे, कि आप भारत के किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र को अंग्रेजी और हिंदी दो ले लीजिए। आज ही ये प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। आपके यहाँ हिंदी का अखबार भी आया हुआ है और अंग्रेजी का अखबार भी आया हुआ है। आप उस अखबार को उठाइए और देखिए कि अंग्रेजी के अखबार का फोकस क्या है और हिंदी के अखबार का फोकस क्या है। मुझे अब भी याद है कि जब मैं गुवाहाटी में था बहुत साल पहले, तो दिल्ली से इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का अखबार आता था, जनसत्ता हिंदी। उसमें मौरीगांव में बाढ़ आई थी और मौरीगांव की एक लड़की, महिला, अपनी छागली को लेके, छागली तो समझ रहे हैं ना, बकरी का बच्चा, वो छागली को ऐसे गोद में लेके चली आ रही है इतना सा पानी के अंदर। हिंदी का समाचार पत्र दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है, मौरीगांव असम में बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ में सर हम शुरू करें? तो इस संदर्भ को फिर से शुरू करते हैं। सर आ गए हैं। तो हमने ये निवेदन किया था कि हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप को समझने के लिए हम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों को लेते हैं, एक अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला और एक हिंदी में प्रकाशित होने वाला। अंग्रेजी में अगर यहीं देखें तो टेलीग्राफ आपके यहाँ आता है, हमने कई जगह देखा है, पढ़ा, गेस्ट हाउस में भी आप देखेंगे कि कई बार टेलीग्राफ की मैगजीन जो पहले आती थी ग्राफिती, अब ग्राफिती को खोल के देखिए, मैं तो कभी नहीं समझ में आया कि ग्राफिती में जो कुसिन की बात कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, वो प्रोडक्ट्स कौन लोग खरीदते हैं। रेडो का विज्ञापन उसमें आ सकता है, बहुत महंगी घड़ी का विज्ञापन आएगा, बहुत महंगे मोबाइल का विज्ञापन आएगा, खाने पीने का भी ऐसा विज्ञापन है, यहाँ तक कि उसमें जो पहले शब्दावली भी आती थी या कोई क्विज़ भी आता था, तो पता नहीं किस लेवल का वो क्विज़ होता था, मुझे नहीं, मैं भी तो औसत पढ़ा लिखा आदमी अपने को मानता हूँ, लेकिन मुझे भी लगता था कि ये मेरे काम की चीज़, फैशन का बहुत बड़ा उसमें कारोबार रहता था, यानी अधिकांश आदमी की पहुँच से दूर। फिर समाचार का विश्लेषण करिए तो कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअल समाचार का विश्लेषण आपको अंग्रेज़ी के अखबारों में मिलता है, लेकिन आप हिंदी का अखबार उठा करके देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दूर दराज गांव गिराव की समस्याओं का समाधान और उन समस्याओं पर बहस और उन समस्याओं को अपना फोकस में डालने की कोशिश करता है। तो ये हिंदी की दृष्टि है।
जब हिंदी का आदमी कहीं काम करता है, कोई अखबार हिंदी में निकलता है, कोई पत्रिका हिंदी में निकलती है, तो उसमें आप निश्चित रूप से देखेंगे कि एक किसी न किसी दूसरी भारतीय भाषा की कहानी का एक अनुवाद उसमें छपता हुआ मिलेगा, किसी दूसरे भाषा की प्रांत की परंपरा की कोई कथा उसमें आएगी। अंग्रेजी चूंकि एक साम्राज्यशाही भाषा, इसलिए आप देखते हैं गुस्से में हम बहुत बार अंग्रेजी बोलते हैं। बहुत लोग प्रशासन में भी जब हम किसी को एकदम तुरंत हट जाने को कहते हैं तो उसको गेट आउट ही बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर में घुसी हुई भाषा है। हम मान के चलते हैं कि यह भाषा बोलने से उस स्तर पर हम पहुंचेंगे जिस स्तर पर 1947 से पहले हमारी स्थिति थी। और एक और जगह आप देखिए, हम सब ने मैट्रिक में, इंटर में ऐसे लिखे होंगे, अंग्रेजी में भी लिखे होंगे और अपने अपनी मातृभाषाओं में भी लिखे होंगे। अब तो शायद ऐसे नहीं लिखे जाते नए ज़माने में। हमारे ज़माने में अंग्रेजी में ऐसे लिखने की परंपरा थी और हिंदी में। जब आप अपनी मातृभाषा में ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप किसी भी भाषा से कोटेशन उसमें देते थे। अगर मैं गलत हूं तो कहिए। जो बांग्ला में लिखते थे वो अंग्रेजी के कोटेशन भी बांग्ला के लेख में देते थे। लेकिन जब आप अंग्रेजी में लेख लिख रहे होते हैं तो सारी भाषाएं आपके लिए कालबाह्य हो जाती हैं। आप अंग्रेजी के लेख में भारतीय भाषाओं के कोटेशन कोट नहीं कर सकते। वो रविंद्रनाथ ही बोल रहे हो तो क्या हो, वो शंकरदेव ही लिख रहे हो तो क्या हो। शंकरदेव के कोटेशन भी हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा और रविंद्रनाथ की बात भी हमको अंग्रेजी में लिखना है, भले ही रविंद्रनाथ बांग्ला में कहा गए हों। लेकिन हम अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी का अनुशासन है कि उसमें भारतीय भाषाओं का प्रवेश नहीं है। इन दृष्टिकोणों से भी शायद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सोचा होगा कि अगर अंग्रेजी को हम ये दायित्व देते हैं तो कदाचित अंग्रेजी इस दायित्व में सफल नहीं होगा। एक और छोटे उदाहरण से इसको हम दिखाते हैं। असम में, चूँकि मेरा ज़्यादा समय असम में बीता है तो मैंने ज़्यादा प्रयोग वहीं पे किए हैं। असम में बिहू एक बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य था। वो अब तो असम की पहचान क्या, इंटरनेशनल लेवल पर असम की पहचान बन गया बिहू। तो कुछ लोगों ने, पहले वो गांव का गीत था और उसमें कुछ इरोटिक भी कुछ इमेजेस थे, कुछ गीत थे, तो सभ्य समाज, असमिया समाज बिहू को पसंद नहीं करता था। तो वहाँ के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुए, असम ट्रिब्यून जिनका के जो मालिक हैं, उन्होंने पहली बार बिहू को मंच पर और शहरों में और प्रतिष्ठित मंच पर ले आए। तो जब ले आए तो बिहू के बारे में स्टडी भी शुरू हुई। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में फोकलोर डिपार्टमेंट बना और बिहू पर बहुत रिसर्च और बहुत सारे गीत, बिहू के गीत जहाँ तहाँ से कलेक्ट किए गए। और नॉर्थ ईस्ट में बिहू हर प्रांत में मनाया जाता है, खासी, गारो सभी में बिहू का अलग अलग तरह से। तो बहुत बड़ा लिटरेचर तैयार हुआ। उस लिटरेचर का एक मेन पार्ट था बिहू सॉन्ग्स। इतनी मेहनत के बाद बिहू सॉन्ग्स जो थे वो रोमन में लिखे गए। अब आज उस रोमन को पढ़ के अगर कोई असमिया में उसको गाना चाहेगा तो वो नहीं गा पाएगा, क्योंकि वो ध्वनि रोमन लिपि में खत्म हो चुकी है। आप उदाहरण के लिए लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं वंदे मातरम, तो भारत की किसी भारतीय भाषा में लिखेंगे तो वंदे मातरम आप पढ़ सकते हैं। बांग्ला में लिखें, उड़िया में लिखें, असमिया में लिखें, हिंदी में लिखें। लेकिन अगर रोमन में लिखेंगे तो हो सकता है वो वंदे माताराम भी हो जाए। भारत, भारत भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है। भारत भारत ही है, ये आपको कैसे पता चलेगा अगर आप उसको रोमन में लिखेंगे। यही नहीं, भारतीय प्रतीकों को भी अंग्रेजी साहित्य में अलग अलग ढंग से दिखाया गया है। अगर उनको कहना होगा हनुमान तो मंकी गॉड। अब मंकी गॉड से क्या आप हनुमान का कंसेप्ट ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ऐसे जो कई छोटे कुछ ही उदाहरण हैं, और गहराई में जाएंगे तो और बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो भारतीय सामाजिक संस्कृति को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए जो साधन हिंदी के, और यही नहीं, हिंदी की जो देवनागरी वर्णमाला है, मैं बार बार असम में चला जाता हूँ, फिर जा रहा हूँ मिज़ोरम में। मिज़ोरम के से जुड़े हुए अगर कोई बैठे हो तो उनको पता होगा, मिज़ोरम में नाक से निकलने वाली ध्वनि बहुत ज़्यादा होती है और उनको अभिव्यक्त करने के लिए रोमन में कोई उपाय नहीं है। खुद मिज़ोरम जो शब्द है वो मिज़ोरम, वो गलत है, उसका सही उच्चारण है मिजोरम। और जो जाति होती है वो जाति अपने को मिजाऊ बोलती है। अगर आप उसको मिजो कहेंगे तो उसको तकलीफ होगी, जैसे आसामी कहते हैं तो तकलीफ होती है असमी आदमी को, क्योंकि आसामी का मतलब होता है सब कुछ
सबॉर्डिनेट जैसा कुछ, हाँ सबॉर्डिनेट। हमें याद है बिहार में जेल में जब पकड़ के जिसको ले जाते हैं ना, अगर मुझे रस्सी पकड़ के बांध के ले जाएंगे तो बोलेंगे 5 आसामी आया है। तो असमिया आदमी को अगर आसामी कहे तो आसामी कहाँ से आया? असम से, आसाम हो गया, आसाम से आसामी हो गया। तो आसाम कैसे हुआ? ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन महत्व की। तो मिजो को आप मिजोरम बोलेंगे लेकिन मिजोरम आपको नहीं बोलना, लेकिन आपके पास कोई उपाय नहीं है। बंगाई गांव को आप बोंगाई गांव इसलिए बोलते हैं कि बंगाई गांव को रोमन में बोंगाई गांव लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अंग्रेजी की अपनी सीमा है। भारत, हर देश, हर प्रांत, हर समाज अपनी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अपनी भाषा का विकास करता है और उस विकास का संबंध उसके आरंभिक स्रोत से होता है, जिस स्रोत से होकर वो गुजर रहा होता है, जो उसके आधार होते हैं, जो उसके पेडेस्टल्स होते हैं। हम अगर उस पेडेस्टल से हट के किसी दूसरी भाषा को आयात करते हैं और उससे अपने को संवर्धित करना चाहते हैं तो इससे विकास का पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं होगा, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं को विश्वास था। इसलिए उन्होंने भारत की सामासिक संस्कृति और उसकी संस्कृति के निर्माण और उसको प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी और ये तमाम चीज़ें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस तरह सामने आई हैं, मुझे जो समझ में आया मैंने आपके सामने निवेदन। यह सुर सरिता और थोड़ी देर बहती रहती, लेकिन समय की सीमा है। और एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन की ओर से, क्योंकि इस विषय का निर्धारण करते समय मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि ये एक इतने गंभीर विमर्श का मौका बनेगा। बहुत बहुत आभार आपका। और हम किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें। हमारे साथ हमारे विद्वान डीन इंफ्रास्ट्रक्चर आसामी के ही हैं प्रोफेसर खनिंद्र पाठक जी, और बांग्ला के बहुत अच्छे उत्कृष्ट गान जिनकी अपनी परंपरा है प्रोफेसर अमित पात्रा जी, हमारे उपनिदेशक महोदय। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की बहुत गहरी समझ रखने वाले प्रोफेसर जॉय सेन जी। और एक सौभाग्य ये है कि हमारे इस सदन में इस समय कई डीन मौजूद हैं, तो जो कि प्रौद्योगिकी युग में आपने जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से आप सोचिए कि आपने IIT खड़गपुर के मंच पर उन बातों को रखा है, तो ये बड़ी दूरगामी परिणाम इसके निकलेंगे कि वो हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी इस बात को समझने का एक अवसर आज मिला है कि ये सामासिक संस्कृति, ये जबकि हमने भी स्वयं इतना गंभीरता से इसको नहीं समझा था कि अनुच्छेद 351 में इस शब्द को लाने का हमारे संविधान निर्माताओं का क्या आशय रहा होगा। आपने पूरा न्याय विषय के साथ किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। यद्यपि उपनिदेशक महोदय को समय कम लगा, वो अपना दूसरे काम में एक व्यस्तता थी, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द जितना भी उन्होंने सुना है हमारे अतिथि वक्ता के लिए। और आज के समापन से पूर्व हमको हमारे बीच आदरणीय सुमन जी भी हैं। हमने तो अनुरोध किया था कि 2-1 गीत आपका सुनेंगे, पर भी एक समय का जितना भी समय होगा उतना हम सुनेंगे। तो एक बार हम अध्यक्ष महोदय के पास। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। विशेष तो जो अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी लेटर्स में हमारा बांग्ला या असमी, अहम या कोई भी हम शब्द हम लिखना चाहते हैं वो सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। और इस बारे में मुझे याद आया, क्या करते हैं यूरोप में भी ऐसा ही है। देखिए यूरोप में जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, डच है और जितने सारी लैंग्वेज है, वो लोग उन लोगों का वो शब्द में भी ऐसे है जो अंग्रेजी में लिख नहीं सकते। इसीलिए उन लोगों ने अलग अलग तरीके के लेटर्स भी चुने। उनका अल्फ़ाबेट में होता है, जर्मन में जैसा होता है उमलाउट करके, हाँ, वो भार्ब के ऊपर 2 पुंक्ट 2 डॉट दे के उन लोग ओ ऐसा करते यू, हाँ, तो ऐसा करके उनको उनका शब्द का वो जैसे अंग्रेजी सेम लेटर्स में जर्मन भी लिख सकते हैं, वो उमलाउट डाल के वो कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है हमारा भारतीय भाषाओं के लिए भी हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो, क्योंकि वो थोड़ा यूनिवर्सल हो गया अभी, शायद सबको पता करने के लिए, नया पीढ़ियाँ के सबको पता करने के बहुत सारे भारतवासी अभी तो विदेश में ही रहते हैं, बच्चे भी वहाँ जन्म लेते हैं, उनको तो इतना
बांग्ला या इन भारतीय भाषा का हस्ताक्षर उनको पता भी नहीं होगा, तो उन लोग शायद ऐसे ही सीखेंगे। तो उनके लिए हमें शायद हमारा शब्दकोश को थोड़ा बढ़ाना है, लेटर्स का, अल्फ़ाबेट का भी और शब्दकोश की भी। तो ऐसा होने से ये अच्छा कुछ बन सकता है। मुझे मैंने पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस भी है इसके बारे में। मैं जब कुछ ट्रैक से कुछ गाना चूज़ करके उसको गाना चाहता हूँ, अधिक समय क्या होता है वो अंग्रेजी में ही लिखा होता है। बांग्ला ही गाना है लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मुझे भी दिक्कत आता है। मुझे वर्ड्स पता है तब भी मुझे अरे क्या लिख दिया, हाँ पलाते पलोते, हाँ कौन क्या होगा, हाँ तो इस टाइप का होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और ये बहुत आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें की हैं। तो मुझे लग रहा है आज बहुत अच्छा कुछ प्रोग्राम हुआ होगा। तो मैं वो रिकॉर्डिंग में देख के बाकी का पता कर लूँगा। उसके बाद सबका धन्यवाद। माननीय एन त्रिवेदी साहब ने आज जिस तरीके से ये प्रौद्योगिकी युग में भारत की जो सामाजिक संस्कृति की बातें रखी है, इसमें हम एक काल और स्थान का एक सम्मिलन, वहाँ का भी सामाजिकता आपने की है। अब 1877 के जब ओलिवर आपका गोल्डस्मिथ का कविता को लाए, बर्टन रसेल्स को लाए, और कभी कभी मुझे ये लगता था जब वो द वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डिकेज, इसकी शुरुआत शायद हम लोग का गीता का भी श्लोक आपने बताए, तो वहाँ जब वो संगत संजायते कामः से जब बुद्धिनाशा प्रणश्यति तक, ये वाणी जो है वही एग्जैक्टली जो ओलिवर गोल्डस्मिथ से लेकर के अब हम लोग का वो स्मिथ का, और आपने जो भोजपुरी कविता की जो बताए वो भी एक बहुत, और मुझे लग रहा था जो हम लोग का संस्कृति से हम लोग ऑलरेडी एक निर्वासन दे चुके हैं, जिसको हम लोग सत्संग कहते थे। पुराने ज़माने में हर गांव में, हर जगह में ये सत्संग होता था, बुज़ुर्गों के पास में बैठ कर के किसी एक विषय पर चर्चा होती थी। वो जब चला गया, और आपका जो अनुभव ये पूरा पूर्व भारत में अपने असम के और इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट के जितने बताए, उसमें से एक मुझे लगता है ये समय बहुत कम था, विषय बहुत विस्तृत, और आपने जिस ढंग से इसको रखा, मुझे लगता है यहाँ जो लोग हैं सबके लिए एक नया अनुभूति हो। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने मोहन राकेश का नाटक को या निर्मल वर्मा के नाटक को जब मैं असम में असमिया करके उसको जब स्टेज में रखे थे, जब आधे अधूरे असम के करीब 16 स्टेज में होती थी, जब ये लहरों को राजहंस को मैंने जो उर्मी मालार करके हम इसको दिखाया था, इसका जब नेशनल जो लेवल में इसका जब यहाँ कलकत्ता में जब इसका मंचस्थ हुआ था, या जब सिक्किम में मंचस्थ हुआ था, तब लगा था कि हम लोग का भाषाओं के बीच में से जो भावना आती है, ये भावना किस ढंग से लोगों तक जाती है। तो आपने बहुत सही ढंग से ये जो हम लोग का सामाजिक संस्कृति के बारे में बात कही, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच ही ये जो ईशावश्यम सर जब जगत जटकिंचित तम जब तेनो त्यक्तेनो भुंजी था मागृध कच्छसित धनम का जो ये ईश्वर उपनिषद का जो बातें आपने कही, जो हम लोग का सबका जड़ है। आज जो लड़ाई के बारे में भी आप, जो महायुद्ध चल रहा है उसके बारे में भी आपने जिक्र किया, तो आपने कम समय में एक पूरा स्थान काल को लेकर के हम लोग को जो एक अनमोल आनंद दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे लगता है सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि हमारे उपनिदेशक महोदय स्वयं बंगला गान के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, और सर आज हिंदी गीत के हमारे बीच में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं योगेंद्र शुक्ल सुमन जी। तो मैं चाहूँगा कि यद्यपि समय कम है और हमें त्रिवेदी सर को छोड़ना भी है स्टेशन, आदरणीय सुमन जी से निवेदन है कि एक अपना सर्वश्रेष्ठ गीत आज के इस सदन को आप बोलते रहिए, जो भी आप बोल सकते हैं।
आदरणीय त्रिवेदी जी का वक्तव्य सुनने के बाद गंभीर विषय था, कुछ बोझिल बोझिल सा अनुभव हो रहा था, उसकी गहराई में डूबने में कुछ असुविधा हो रही थी। तो मुझे लगा कि अब ऐसा है कि उन्हीं बातों में रहकर कुछ उसको मनन करते हुए निकला जाए। लेकिन मन को हल्का करने के लिए कहा गया कि एक गीत आप सुना दीजिए। मैं बार बार आता हूँ, सुनाता हूँ। एक गीत जो मैंने कम पंक्तियों में एक गीत है। ये भाषा की बात जहाँ तक है, भाषा में एक कठिनाई ये है कि उसको बोझिल कर देने के बाद भाषा का विस्तार कम हो जाता है या उसको विस्तृत करने में असुविधा होती है, व्यापक रूप नहीं ले पाते। संस्कृत साहित्य में तो शब्दों का है, उसका जो हिंदी में रूपांतरण हुआ है वो बड़ा बोझिल शब्द है, जो राजभाषा के तरफ से भी जो जहाँ तहाँ लिखे मिलते हैं। बोले चाले की भाषा में उसका अस्तित्व क्या है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उसी से हिंदी समृद्ध हो जाएगी। तो एक छोटा सा गीत, ये हिंदी का जो ये सफ़र है और हम लोगों का भी उसमें दायित्व है, अपना भी सफ़र है, उस पर एक गीत गा देता हूँ कि आज़ादी के बाद से शूल लिपटे रहे उम्र के पाँव से, है सफ़र यह शुरू दर्द के गाँव से। शूल लिपटे रहे उम्र के पाँव से, है सफ़र यह शुरू दर्द के गाँव से। एक बात इसमें चलते चलते हम निकल जाएंगे कि चलते रहना निरंतर चलन है यहाँ, कोई रुकता नहीं है किसी के लिए। चलते रहना निरंतर चलन है यहाँ, कोई रुकता नहीं है किसी के लिए। और उम्र भर के लिए, अंग्रेजी कि उम्र भर के लिए जो तपन दे गया, मन विकल है अभी तक उसी के लिए। ये नेह के डोर अब तक बंधे नावों से, है सफ़र यह शुरू दर्द के गाँव से। अब देखिए कैसा बंधन है भारतीय भाषाओं का, चाहे अपने में भी जीवन में भी देखते हैं कि चांदनी बंध रही चाँद की डोर से, ओस के मोतियों को किरण चूमत, ओस के मोतियों को किरण बांध ले। लेके अमरत्व का बरही जिंदगी, मौत ने भी कहा कि कफन बांध ले। तो पग बंधे ही रहे धूप से छाँव से, है सफ़र यह शुरू दर्द के गाँव से। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते कि रूप रस गंध गीतों भरी निर्झरी, काले अनुबंध की रेत में खो गई। अब फूल के घर पली यह, फूल के घर पली यह वसंती परी, बैठ पतझर की डोली विदा हो गई। था निकलना कठिन, था निकलना कठिन इस कुटिल दांव से, है सफ़र यह शुरू
दर्द के गाँव से। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, मिलाते चलिए कि मित्र जितने मिले पथ में, कि मित्र जितने मिले पथ में प्यासे मिले, यह सुमन से शिला तक निशानी मिली। हर नयन में मिली झांकती कामना, हर अधर पर व्यथा की कहानी मिली। चल सुमन लौट चल अब इसी ठाव से, है सफर यह शुरू दर्द के गांव से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय सुमन जी। और मैं समझता हूँ कि हमने इसमें बैठे बैठे गला पकड़ लिया। हाँ, थोड़ा एसी में होने से तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम आज की इस मीटिंग को समाप्त करें। ये राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के जो बिंदु हैं वो आपके साथ हम और चेयरमैन साहब आपको अलग से बता देंगे। आदरणीय पाठक सर ने अध्यक्षता में अपने दिशा निर्देश हमको दिए हैं, उनका हम 1 मिनट्स बना के आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक आभार।